डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत को एक नई दिशा दी। आज हम भारत के इतिहास की इसी महान हस्ती के सफर को समझने वाले हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे एक घूंट पानी तक पीने नहीं दिया जाता। वो लड़का बड़ा होकर पूरे देश के लिए कानून कैसे लिख देता है। ये कहानी है जबरदस्त संघर्ष और उससे भी बड़ी जीत की। चलिए इसी असाधारण सफर को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। एक ऐसा बचपन जिस पर जाति का गहरा दाग था। ये बात है साल 1901 की। एक रेलवे स्टेशन पर 10 साल का एक बच्चा है, भीमराव। बड़े मिलनसार स्टेशन मास्टर की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा अछूत महार जाति से है, और वो स्टेशन मास्टर बस मुंह फेरकर चले जाते हैं। जरा सोचिए, उस नन्हे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये समाज की कड़वी सच्चाई से उनका पहला और शायद सबसे गहरा सामना था। और ये अपमान, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो रोज की हकीकत थी। क्लास में सबसे अलग एक बोरे पर बैठना, वो बोरा भी इतना अपवित्र कि उसे कोई हाथ तक नहीं लगाता था। प्यास लगे तो आम मटके से पानी नहीं पी सकते। इंतजार करना पड़ता था कि चपरासी आएगा और ऊपर से पानी डालेगा, और अगर वो नहीं आया तो बस प्यासे ही रहो। यही रोज रोज के जख्म थे जो उनके अंदर एक क्रांति की आग जला रहे थे। लेकिन इस अंधेरे का जवाब उन्होंने कैसे दिया? उन्होंने बनाया शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार, एक ऐसा हथियार जो हर जंजीर को तोड़ सकता था। और इस लड़ाई में उन्हें एक सहारा भी मिला, एक ब्राह्मण टीचर कृष्ण केशव अंबेडकर। उन्होंने इस बच्चे की असाधारण प्रतिभा को पहचाना, और इतना ही नहीं, उन्होंने उसे अपना सरनेम भी दे दिया। जी हां, अंबेडकर नाम उन्हें अपने इसी टीचर से मिला था, जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा एकेडमिक सफर जो आज भी हैरान कर देता है। देखिए जरा, 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए, फिर बड़ौदा के महाराजा की स्कॉलरशिप पर पहुंच गए अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां से एमए और फिर पीएचडी। रुके नहीं, लंदन गए और बैरिस्टर एट लॉ बने। मतलब ज्ञान की जो प्यास थी उसे उन्होंने पूरी दुनिया से बुझाया। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं था। वो इसे एक हथियार मानते थे, एक ऐसा अचूक हथियार जिससे समाज की सारी बुराइयों को खत्म किया जा सकता है और सदियों से दबे कुचले लोगों को उनका हक दिलाया जा सकता है। तो इतनी डिग्रियां, इतना ज्ञान लेकर जब वो भारत लौटे तो क्या सब कुछ बदल गया? नहीं, असलियत ने उन्हें एक जोर का झटका दिया। देखिए, वादा क्या था, बड़ौदा के महाराजा का मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया जाएगा, और हकीकत, ऑफिस के लोग उनके हाथ में फाइल देने के बजाय दूर से फेंकते थे ताकि छूना न पड़े। वो देश के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए घर और पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा था। मतलब उनकी विदेशी डिग्रियां भी जाति के जहरीले दाग को धो नहीं पाईं। और बस यहीं से उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ किताबी बातें नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। 1927 में उन्होंने महाड़ में हजारों लोगों के साथ चावदार तालाब की ओर मार्च किया। ये लड़ाई सिर्फ एक तालाब का पानी पीने की नहीं थी, ये लड़ाई थी इंसान होने के हक की, आत्मसम्मान की। और इस एक घटना ने पूरे देश में दलित आंदोलन की ज्वाला को हवा दे दी। अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है, एक ऐसा मोड़ जहां भारत के भविष्य को लेकर दो सबसे बड़े नेताओं की सोच टकराई, अंबेडकर और गांधी। मुद्दा क्या था? अंबेडकर का कहना था कि दलितों के असली नेता तभी चुने जाएंगे जब उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मतलब दलित वोटर सिर्फ दलित कैंडिडेट के लिए वोट करें। उनका तर्क था कि इसी से सच्चा प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरी तरफ गांधी जी का मानना था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बंट जाएगा। इस वैचारिक टकराव का अंत हुआ 1932 के पूना पैक्ट से। जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया तो अंबेडकर पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया। उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी मांग पीछे लेनी पड़ी। ये एक बेहद मुश्किल और भावुक समझौता था, जिसके बदले में कुछ और हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? ये नंबर देखिए, 147। सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर सीधे 147 कर दी गई। भले ही उन्हें अपनी एक मांग छोड़नी पड़ी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। अब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय राजनीति की वो आवाज बन चुके थे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और फिर आता है इतिहास का वो सुनहरा पल, वो विडंबना देखिए,
जिस इंसान को पानी पीने के अधिकार से, रास्ते पर चलने के अधिकार से, पढ़ने के अधिकार से रोका गया, उसी इंसान को अब पूरे आज़ाद भारत के अधिकार लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो काम किया वो सच में असाधारण था। 7 लोगों की कमेटी ने लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला। 2 साल 11 महीने तक चली जबरदस्त बहसों के बाद दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार हुआ। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति का ब्लूप्रिंट था। और इस ब्लूप्रिंट के सबसे बड़े आर्किटेक्ट वो खुद थे। उन्होंने इसमें न्याय के ऐसे मजबूत स्तंभ खड़े किए, जैसे कि आर्टिकल 17, जिसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसे एक अपराध बना दिया। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि बराबरी का मौका मिल सके, और सबसे जरूरी, हर नागरिक को दिए मौलिक अधिकार। ये वही अधिकार थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। तो आखिर वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे देश की रक्षा करती है। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से निराश होकर उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये आध्यात्मिक समानता की खोज थी, एक ऐसे रास्ते की तरफ जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, कर्म से होती है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज भी जब किसी नागरिक के अधिकारों पर आंच आती है, तो वही संविधान जिसे उन्होंने बनाया एक ढाल की तरह सामने आ खड़ा होता है। ये हर भारतीय की ताकत है। तो उनकी कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर एक इंसान में कितनी इच्छा शक्ति, कितना ज्ञान और कितना साहस होना चाहिए कि वो न सिर्फ अपनी बल्कि करोड़ों लोगों की नियति को फिर से लिख सके।